नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, ओम के नियम से तो प्रश्न बनते ही हैं। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके साथ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो भी देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ये फुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, कंप्लीट वीडियो। तो पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ओम का नियम है क्या और इसको लेकर कौन आया। तो ओम के नियम का उपयोग विद्युत परिपथ में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, तीन चीज़ें हैं, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, इनके बीच में संबंध की गणना करने के लिए किया जाता है। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन बताता है? ओम के नियम से हमें पता चलता है। तो ओम के नियम की खोज किसने की थी? तो ओम के नियम की खोज जर्मन भौतिक वैज्ञानिक किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखेगा, जॉर्ज साइमन ओम ने इसकी खोज की थी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओम का नियम। ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उन्हें कैलकुलेट करता है। तो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि विद्युत धारा क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, आपने पढ़ा होगा कि एटम का ही पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी का जो फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आवेश कह देते हैं। ये सब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वोल्टेज का क्या काम होता है? तो वोल्टेज का काम होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का देना। आप ऐसे आसान भाषा में समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। आप ऐसे समझिए कि अगर वोल्टेज कम है तो जो बिजली का झटका है वो कम लगता है। ज़्यादा वोल्टेज होता है तो बिजली का झटका तेज़ी से लगता है ना, क्योंकि वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इसकी स्पीड को बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कौन बढ़ा रहा है? वोल्टेज बढ़ा रहा है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तेज़ी से होगा। तो वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। और जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये इसका उल्ट काम करता है वोल्टेज के। प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा पैदा करता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड है, स्पीड को स्लो करता है। कौन? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है। तो वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए, ओम के नियम की परिभाषा क्या है? तो जो जॉर्ज साइमन ओम ने परिभाषा दी है ना, वो हम देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन इन्होंने दी है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि, इन्हें अपरिवर्तित रखा जाए, इनमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तब उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात रहेगा ये नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो परिभाषा अगर आपको नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, आगे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, तब आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे। पहले तो देख लेते हैं कि ओम के नियम का फॉर्मूला क्या है। तो इन्होंने सूत्र क्या दिया ओम ने? तो इनका सूत्र है, जिससे हमें तीनों के बीच में रिलेशन पता चलता है। तो प्रतिरोध, आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम। देखिए, वी का अर्थ क्या होता है? विभवांतर, विभवांतर जिसे वोल्टेज कहते हैं, और इसकी जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। आई का अर्थ होता है धारा, यानी कि करंट, और इसकी जो इकाई होती है एम्पियर होती है। धारा को एम्पियर में मापा जाता है। आर का अर्थ होता है रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, और इसकी इकाई ओम होती है। क्योंकि ओम ने ये सूत्र दिया है, इसीलिए इसकी जो इकाई है वो ओम होती है। तो आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। वी यानी कि विभवांतर, जिसकी इकाई वोल्ट है, आई यानी कि करंट। तो ये आर का फॉर्मूला है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर, लिख सकते हैं ना। देखिए, आर इक्वल टू क्या है? वी अपॉन आई है। तो अगर हम वी लिखें तो जो आर है, अगर ये नीचे डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर इंटू आई,
या आई आर लिख दो, तो सीधा सीधा आप ऐसे लिखा कीजिए। ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन V इज़ टू आई आर ये आसान होता है। तो देखिए ये परिभाषा क्या कहती है। पहले आपको रिलेशन समझ में आ गया ना कि उन्होंने क्या बताया कि V इज़ टू आई आर या R इज़ टू वी आई। तो इसमें आप देखेंगे कि फॉर्मूले में क्या है। पहले आप एग्जाम्पल देखिए। देखिए ओम ने क्या किया कि 3 उदाहरण लिए। इन्होंने क्या किया कि पहले वोल्टेज मान लीजिए, इन्होंने वोल्टेज की रीडिंग की और 30 लिखा। एक कोई भी चालक है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें इन्होंने पहले वोल्टेज को देखा, वोल्टेज को 30 रखा और जो उसका करंट है, करंट के प्रवाह को भी मापा जिसे हम अमीटर से मापते हैं, तो वो इन्होंने 6 रखा। दोनों की रीडिंग रखी तो जो प्रतिरोध है वो 5 आया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाया, 30 की जगह 40 किया। जैसे ही इन्होंने वोल्टेज को 30 से 40 किया, इन्होंने देखा कि जो करंट है वो 8 हो गया, 6 से बढ़कर 8 हो गया। तो इन दोनों में इन्होंने देखा कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो करंट है वो भी बढ़ जाता है। और बहुत ही अजीब चीज़ इन्होंने देखी कि जो प्रतिरोध है वो सेम ही रहा। पहले भी 5 था, फिर 5 रहा, यानी कि जो प्रतिरोध की रेशियो है वो सेम रही। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को और बढ़ाया, 40 से 50 किया। उसके बाद इन्होंने देखा कि जैसे ही इन्होंने वोल्टेज को 50 किया, जो धारा है वो कितनी हो गई, आई कितना हो गया, पहले 8 था वो भी बढ़कर 10 हो गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं ना, तो जो करंट है वो भी बढ़ रहा है। यानी कि वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों का समान रिलेशन है, समानुपाती हैं एक दूसरे के। और इन्होंने देखा कि जो प्रतिरोध है वो हमेशा सेम आ रहा है, यानी कि दोनों की जो रेशियो है वो 5/1 आ रही है। जब हम वोल्टेज अपॉन आई यानी करंट, इन दोनों की रेशियो हमेशा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो जो करंट है वो भी बढ़ रहा है और रेशियो सेम रह रही है। अब आप परिभाषा देखिए, परिभाषा में क्या कहा गया है कि यदि किसी चालक, चालक यानी जिसमें से करंट का फ्लो हो सके, आप यहाँ पर वायर समझ लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कि अगर टेम्परेचर, लंबाई और क्षेत्रफल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन करेंगे तो जो है इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बिना परिवर्तन किए हुए अगर अपरिवर्तित रखी जाए, तब इनके सिरों पर आरोपित विभवांतर यानी कि वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है वो नियत रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना कि अगर वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है और जो प्रतिरोध है वो समान उसका रेशो आ रही है। दूसरे एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि जैसे ही 30 से 40 किया गया, उसके बाद क्या हो, करंट भी बढ़ा और जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी, रेशो सेम रही। उसके बाद देखा आपने कि वोल्टेज को 50 भी किया गया तो करंट 10 आया और जो रेशो है वो 5/1 रही, तो रेशो चेंज नहीं होगी। तो इनका कहना है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो करंट भी बढ़ेगा और दोनों की रेशो हमेशा सेम रहेगी। अगर वोल्टेज को 30 की जगह 40 भी कर दिया जाए तो करंट 6 की जगह 8 हो जाएगा और जो रेशो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ये इस परिभाषा में ओम ने कहा है। तो आगे अब हम ये ओम के नियम का डायग्राम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में तो खास करके, तो इसे पहले देख लेते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं। तो RH क्या है, ये विद्युत धारा का नियंत्रण है, यानी कि जो विद्युत का करंट है उसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। K क्या है, K यानी कि की कुंजी। ये कुंजी क्या दर्शाती है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, खुला परिपथ। खुला परिपथ क्या होता है, ऐसे आप समझ लीजिए कि कोई वायर है, यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है और एक ये वायर है। अगर ये दोनों वायर आपस में जुड़ी नहीं होगी तो क्या करंट का फ्लो इस वायर से इस वायर में होगा, नहीं होगा ना। तो इसे कहेंगे खुला परिपथ। खुला परिपथ को ऐसे 2 ब्रैकेट ऐसे खुली दर्शाते हैं। बंद परिपथ क्या होता है, इसके बीच में डॉट आ जाएगा, इसका मतलब इन दोनों वायर को जोड़ दिया गया, ये बंद परिपथ है। अब करंट का फ्लो आगे हो पाएगा, तो बीच में डॉट है ना, इसका मतलब बंद परिपथ। इसको आप स्विच समझ लीजिए, बटन समझ लीजिए कि जब आप बटन को ऑन करेंगे तभी करंट का फ्लो होगा, बटन ऑफ है तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ये बंद परिपथ है, यानी कि करंट का फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है। आगे की ओर बढ़ेगा करंट, आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रतिरोध, R यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और नीचे आप देख रहे हैं ये क्या है, V यानी कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, पहले करंट के वोल्टेज को मापेगा, क्योंकि ओम के नियम में क्या देखा गया है, वोल्टेज और उसके बाद एमीटर जो करंट के प्रवाह को माप रहा है। तो पहले वोल्टेज को मापा जाएगा, उसके बाद करंट का जो फ्लो है आगे की ओर बढ़ेगा। आगे क्या है, अमीटर। अमीटर क्या करेगा, धारा के प्रवाह को मापेगा। यहाँ पर क्या हुआ, पहले वोल्टेज को मापा गया, यहाँ धारा के प्रवाह को मापा जाएगा। इस प्रकार करंट आगे फ्लो करेगा। तो इस प्रकार अलग अलग बार रीडिंग ली जाएगी, फिर करंट को बढ़ाया जाएगा, करंट बढ़ेगा, उसके बाद देखा जाएगा कितना वोल्टेज हो गया, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाया गया।
तो धारा के प्रवाह को देखा जाएगा, इस प्रकार रीडिंग ली जाएगी। तो ये क्या है, ओम का नियम है, मैंने आपको डायग्राम से समझाया। और इसका एक और डायग्राम होता है ये वाला। तो यहाँ से क्या सवाल पूछा जाता है, तो देखिए, जैसे जैसे तार से प्रवाहित धारा बढ़ती है, तार के आर पार विभवांतर यानी कि जो वोल्टेज होता है ये भी रैखिक रूप से बढ़ता है। और यही ओम का नियम है। हमने देखा ना कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, करंट क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। तो इनमें लीनियर इक्वेशन बनती है, रैखिक यानी कि रैखिक रूप से सीधी रेखा बनती है ये वाली। तो आपसे भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो रेखा होती है रैखिक रूप से होती है, गैर रैखिक होती है, ये रैखिक होती है, सीधा लीनियर इक्वेशन बनती है। आगे हम इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं वो देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैंने आपको समझा ही दिया कि R इक्वल टू वी अपॉन आई, वी यानी कि वोल्टेज, आई यानी कि करंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही आपको लिखना है, V इक्वल टू आई आर। इसके साथ पावर का फॉर्मूला भी देख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पावर इक्वल टू आई वी, आई यानी कि करंट, वी मतलब कि वोल्टेज, तो P इक्वल टू आई वी। और इसके साथ हीट का फॉर्मूला भी देख लीजिए। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ताप का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, आई का स्क्वायर करना है और आर टी। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक तो V इक्वल टू आई आर, दूसरा P इक्वल टू आई वी और तीसरा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप सम लगाते रहेंगे ना तो ये आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो आगे अब हम इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेलवे, एसएससी इनमें पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक लैंप जिस पर 50 वाट 250 वोल्ट अंकित है, इसमें प्रवाहित धारा क्या है। तो वाट क्या होता है, वाट यानी कि पावर, पावर की इकाई होती है ना वाट। तो पावर दी है 50 वोल्ट और वोल्ट 250 वोल्ट। तो वोल्टेज किसकी इकाई होती है, वोल्ट, तो वोल्टेज की इकाई होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है, धारा पूछी गई है, आई पूछा गया है, तो पावर दी हुई है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई वी या P इज इक्वल टू वी आई, जैसे मर्जी लिख लीजिए। पता हमें क्या करना है, आई यानी कि करंट पता करना है। तो आई पता करना है तो P के नीचे V आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में चीज़ होती है, जब ये इक्वल टू इधर आती है डिवाइड में हो जाती है। अगर डिवाइड में हो तो इक्वल टू के इधर आए तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, इतना तो आपको पता होगा। तो आई इक्वल टू P अपॉन वी बन जाएगा। और P कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट, और उसके साथ ही वोल्टेज कितना अंकित है, 250। तो 50/250 इसको आप काट देंगे तो 5 एकम 5, 5×5 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि जो धारा है, धारा एम्पियर में मापी जाती है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 200 वोल्ट विभवांतर पर 10 वाट की शक्ति प्रदान की जा रही है, तब प्रवाहित धारा है। तो इसमें भी धारा पता करनी है। पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, P इक्वल टू वी आई। तो आई पता करना है, पावर कितनी है, तो पावर बताएगी है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट पावर हो गई। वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज बताया गया है 200, तो 200 वोल्टेज हो गया। 0 से 0 कट गई, 1/20 कितना होता है, 0.5। तो 0.5 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक हीटर 200 वोल्ट की सप्लाई पर चलाया जाता है और यदि वह 15 एम्पियर की धारा लेता है तो इसकी शक्ति क्या है। तो पावर हमें पता करनी है, वोल्टेज दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है। वोल्टेज कितना है, 200 वोल्टेज है और करंट दिया है 15 एम्पियर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर आ जाएगी। तो 3300 वाट इसकी पावर आ जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन में किलोवाट में दिया हो तो वाट को किलोवाट में कैसे निकालते हैं, तो ये वाट में है, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो तो ये किलोवाट में आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो है ये ऊपर आ जाएगी। तो 3.3 किलोवाट इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 55 वाट के लैंप को 220 वोल्टेज के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है, तो लैंप में धारा क्या होगी। तो यहाँ पर भी पावर पता कर मतलब पावर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पावर दिया हुआ है और धारा पता करनी है। तो P इक्वल टू आई वी और करंट हमें पता करना है। पावर कितनी दी है, 55 वाट, ये ऊपर आ जाएगा। और इसके साथ ही वोल्टेज कितनी है, 220, तो 220 नीचे आ जाएगा। इसको हम अगर आप सोल्व करेंगे तो 0.25 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 10 एम्पियर फ्यूज़ के साथ 220 वोल्टेज प्रदाय पर 200 वाट का कुल कितने बल्ब को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्पियर करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, वाट यानी पावर दी हुई है। तो पावर का ही फॉर्मूला लगेगा। तो P इक्वल टू आई वी, करंट कितना है 10, वोल्टेज कितनी है 220, तो 2200 वाट इसका आंसर आएगा। आंसर नहीं आएगा, 2200 वाट निकलेगा। पूछा क्या गया है कि इसमें कुल कितने बल्ब को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटी कितनी है कि 2200 वाट की चीज़ें आप चला सकते हैं। अब इसमें अगर
11 उसको वाट के कोई उपकरण हैं तो 2 उपकरण चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 200 वाट के कितने बल्ब चल पाएंगे। तो देखिए 2200 वाट तक आप चला सकते हैं, तो 200 वाट के कितने बल्ब चल जाएंगे, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 2200 को 200 से, तो 11 बल्ब चल जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कोई उपकरण है वो 1100 वाट का है तो उसके कितने उपकरण चल जाएंगे, तो 2200 को 11 से डिवाइड कर दोगे तो 2 उपकरण चल जाएंगे। और यहाँ पर ये पूछा गया था कि 200 वाट के कितने बल्ब चल जाएंगे, तो 200 वाट के कितने बल्ब चलेंगे, तो आपको पता लग गया कि 11 बल्ब चल जाएंगे। तो इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं कि एक सुचालक में 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्टेज की गतिज ऊर्जा पर हैं। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा गया है और बताया क्या गया है, आई है ये और ये वी है। तो वी है, आई है और आर पूछा गया है। तो वी इक्वल टू आई आर ये फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस हमें पता करनी है, तो वी कितना दिया हुआ है 4 और इसके साथ करंट दिया हुआ है 2, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। और जो रेजिस्टेंस होता है इसकी इकाई यूनिट होती है, क्या होती है, ओम, तो 2 ओम इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि हम यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल से 1,00,000 ओम प्रतिरोध पर छूटती है। तो देखिए V इक्वल टू आई आर लगेगा। पता क्या करना है हमें, धारा प्रवाहित होगी ये पता करना है, करंट पता करना है। तो वोल्टेज कितनी है, बताइए कितनी गई है, 12 वोल्टेज, और इसके साथ रेजिस्टेंस कितनी है, तो 1,00,000 ओम, 1,00,000 ओम रेजिस्टेंस है। तो 12 डिवाइड बाई 1,00,000। अब आप देखिए कितनी जीरो आती हैं 1,00,000 में, तो 5 जीरो आती हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 10 की पावर कितना होगा 5, 5 जीरो आती है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि ये पावर है प्लस में, ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये पावर माइनस में हो जाएगी, 10 की पावर -5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर क्या है, आंसर है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। -4 कैसे आ गया आप पूछोगे, तो देखिए यहाँ पर 12 है, अगर इसके आगे हम दशमलव लगा दें, ये 5 है, ये पावर एक घट जाएगी ना, ये 4 हो जाएगी। तो 1.2 10 की पावर -4 एम्पियर। कई बार ऑप्शन में सीधा दिया जाएगा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अगर नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया हो दोनों ही सही हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर 12 की, वैसे क्या आंसर है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, लेकिन जब इसमें आगे हम दशमलव लगा देंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, एक जीरो कम हो जाएगी, 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि यदि एक धारावाही तार का प्रतिरोध 8 ओम है तथा उसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर रहेगा। तो देखिए आर कितना है 8 ओम, आई कितना है 2 एम्पियर, पता क्या करना है, वी विभवांतर पता करना है। तो वी इक्वल टू आई आर, ये हमें पता करना है, वी पता करना है। तो देखिए आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, तो 8 ओम रेजिस्टेंस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज आ जाएगा, तो 16 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 ओम के प्रतिरोध से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊर्जा विसर्जन प्रति मिनट होगा। तो ऊर्जा विसर्जन पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर ताप पूछा गया है, तो ताप यानी कि ऊर्जा, तो H इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। आई कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो ओम दिया हुआ है 10 ओम, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 1 मिनट प्रति मिनट है ना, और टाइम हमेशा हम सेकंड में लेते हैं, तो यहाँ पर 60 सेकंड आ जाएंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 600 जूल, क्योंकि जो ऊर्जा होती है, ताप होती है, इसकी इकाई जूल में होती है, तो 600 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 ओम के प्रतिरोध पर 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा पूछी गई है, तो H इक्वल टू I²RT। तो आई कितना है, तो एम्पियर कितनी धारा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। टाइम सेकंड में लेना होता है, पर यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है, तो 30 मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 को 30 से करोगे 1800, तो 25 दूना 50 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो 90,000 आ जाएगा। या तो आप लिख दो 90,000 जूल, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, 10 की पावर 4 और 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 जूल, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि एक चालक में प्रवाहित हो रही, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है उसको आप सही कर लीजिए, जो सम है ना वहाँ पर यहाँ पर 2 एम्पियर है, क्योंकि जो धारा होती है वो 2 एम्पियर की होती है, और 10 मिनट की जगह 10 सेकंड आएगा।
यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, टाइप सही से नहीं हुआ, अब इसको सही कर लीजिए। 2 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड में 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ऊष्मा दी हुई है 80, करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पीयर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आर पता करना है, टाइम है 10 सेकंड, तो अब आर पता करना है। तो 80 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 का 2 दूनी 4 होता है और 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे आ जाएगा ना, इक्वल टू आर हो जाएगा, वो यहाँ पर लिखा है। तो 10 चौके 40 होता है, 40 दूनी 80, तो 2 ओम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सामान्य नोटेशन के साथ दिए गए प्रत्येक निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित हैं? क्या क्या दिया हुआ है, वी आई आर, ये किस नियम से संबंधित है, जिसमें आपको ये तीनों चीज़ों के बीच में संबंध देखने को मिलता है? फैराडे का नियम, लेंस का नियम, ओम का नियम, या फैराडे का द्वितीय नियम? तो इसका सही जवाब होगा ओम का नियम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या बताता है? तो ओम के नियम का सूत्र आपको बताना है, तो आपको लिखने लेना है V इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आई आर। अब आप देखिए इसमें से कौन सा सही है, तो ये तो गलत है। दूसरा आप देखेंगे तो ये भी गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कैसे? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई इजकल टू वी अपॉन आर। तो अगर आप आर को इधर लेकर आएंगे तो बट्टी में आ जाएगा ना ये वाला आर, तो आई इजकल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम निम्न में से किसे परिभाषित करता है? एक प्रतिरोध को, केवल धारा को, केवल वोल्टता को, या धारा और वोल्टता दोनों को? ये धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूत्र की पहचान कीजिए। तो देखिए V इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर होता है। आई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, तो ओम हो गया। तो यहाँ पर V इक्वल टू ये आना चाहिए। अब देखिए किसमें है, ये ऑप्शन सही है। आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार जो वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, या वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ता जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम डैश के द्वारा दिया गया था। तो ओम का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो दोनों के पीछे ओम है, लेकिन सही जवाब कौन सा है? तो जॉर्ज साइमन ओम, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सीजीएल में पूछा गया था कि जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है, ये किस देश से हैं? जो जॉर्ज साइमन ओम है ये जर्मनी से हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओम का नियम डैश परिपथों के लिए मान्य है? रैखिक, गैर रैखिक और रैखिक, या गैर रैखिक या अर्धचालक? हमने पढ़ ही लिया ओम का नियम किस परिपथ के लिए मान्य है, तो रैखिक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समय टी के दौरान तार में धारा द्वारा उत्पन्न ताप को डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, आप देखेंगे ये भी सही जवाब है और ये भी सही जवाब है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसके दोनों जवाब सही हैं। अगला प्रश्न है कि एक सुचालक में 2 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्टेज की गतिज ऊर्जा पर हैं। सुचालक की रेजिस्टेंस पता करनी है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। वी कितना दिया हुआ है? तो 4, करंट कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर, आर पता करना है, तो 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आर, तो कितना हो जाएगा? 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2 ओम, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है, तो लैंप में धारा क्या होगी? तो लैंप में आपको धारा बतानी है, तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है? आई वी। तो पावर कितनी है? 55 वोल्ट की पावर है, और करंट कितना है? करंट तो आपको पता करना है, तो धारा आपको पता करनी है। वोल्ट कितना है? तो 220 वोल्ट है, तो 55 डिवाइड बाय 220 हो जाएगा, इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो 0.25 इसका आंसर होगा। 0.25 एम्पियर धारा
इसमें प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आप हिस्ट्री की जो ई बुक है ये हमारी वेबसाइट studyvanceofficial.com से, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हिस्ट्री की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चार्ट और डायग्राम के साथ A4 साइज में आपको मिल जाएगी। और अभी मैंने जो जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर है ना, पूरा अर्धवार्षिकी आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसकी भी ई बुक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। पूरा उसमें जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने का पूरा करंट अफेयर है। उसके साथ हमारी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।